जैसा कि कोर्ट का ऑर्डर है, जिसका लीगल एनालिसिस मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया था कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा एक दूसरे के खिलाफ कोई भी वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो बनाई रिसेंटली। लेकिन वो वीडियो किसी पर्टिकुलर पर्सन या बिजनेस के अगेंस्ट नहीं थी, एक जेनरिक वीडियो थी। लेकिन हम तो जानते ही हैं ना अंतर्मन में क्या चल रहा है। तो उस वीडियो का एक डिटेल्ड लीगल एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और ये बताऊंगा कि जो प्रोविजन उन्होंने यूज़ किए और जो उनका इंटरप्रिटेशन यूज़ किया वो कानून की नज़र में कितनी दूर तक सही है। और साथ ही इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट भी है। उस अनाउंसमेंट से जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है बिजनेस में, शायद उनका फायदा हो। तो पहले देखिए आप संदीप माहेश्वरी जी की एक क्लिपिंग। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी एमएलएम कंपनीज में होती है, जो हो सकता है लीगली सही है लेकिन एथिकली बिल्कुल गलत है। यहां पे मेरा एक बहुत क्लियर स्टैंड है कि जब भी आप किसी को फ्रॉडस्टर या स्कैमस्टर कहते हैं और कहते हैं कि वो देश छोड़ के भागेगा, वो भागने नहीं देंगे, तो जो भागने से रोकेगा वो कौन है? देश का कानून। और देश का कानून तभी इंटरवीन करता है जब कोई एक्टिविटी इलीगल हो, ना कि अनएथिकल। तो अगर राइट मांग रहे हैं लॉ से, तो एक्ट मस्ट बी इलीगल, नॉट अनएथिकल। तो जो इलीगल पूरी तरह से जो बहस छिड़ी हुई है उसको अनएथिकल पे टर्न करना मेरे ओपिनियन में ठीक नहीं है। अब आप देखिए संदीप माहेश्वरी जी की ये वाली क्लिपिंग। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी आपको साबुन का डब्बा बेच रही है 500 रुपए का, जिसके जैसा सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल रहा है 50 रुपए का। तो अगर वहां पर आपको कोई कमीशन ना मिले, कोई इंसेंटिव ना मिले, कोई पैसे की बड़ी बड़ी बातें ना हो, कोई मर्सिडीज की बातें ना हो, बीएमडब्ल्यू की बातें ना हो, तब भी क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे? अगर तो जवाब है हां, तो वो कंपनी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर जवाब है ना, तो ये बिजनेस फंडामेंटली फ्लॉड है। मैं अभी रिसेंटली बर्बरी के शोरूम में गया था, एक परफ्यूम पसंद आया 12,500 रुपए का। सिमिलर खुशबू बाहर परफ्यूम में 400-500 की है, 500 की मान लेते हैं, या 12,500। मैंने नहीं लिया। तो क्या बर्बरी फ्रॉड है? अगर तो हां, तो संदीप माहेश्वरी जी का कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अगर तो ना, तो संदीप माहेश्वरी जी का कंक्लूजन गलत है। बिकॉज लॉ विल नेवर गो इन टू द आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बिकॉज 2002 में कंपटीशन एक्ट पास हुआ, अंडर विच इवन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिए गए, डिमांड एंड सप्लाई पर। और आप गर्दन घुमा के देखो ना सर, कोई भी चीज, जैसे शर्ट पहनी हुई है मैंने, 50,000 रुपए की भी आती है और 50 रुपए की भी आती है फुटपाथ पे। घड़ी है, रोलेक्स की भी आती है 12 लाख की, टाइटन की भी आती है 3,000 की, और जनपद में मिलती है 100 रुपए की। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर अलग अलग है और ज्यादा है, किसी का एक्सपोनेंशियली ज्यादा है, उस बेसिस पे किसी को फ्रॉड करार करना कानूनी रूप से गलत है। अब आप देखिए संदीप माहेश्वरी जी की ये वाली क्लिप है। जब आप उस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट साइन करते हो तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहा कि जो मनी बैक गारंटी है वो अनकंडीशनल है, जबकि एक्चुअल में जब एग्रीमेंट की बारी आई तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस है कि पहले आपको ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पैसे आपको वापस होंगे। ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। संदीप माहेश्वरी जी की यहां बात प्रैक्टिकली सही है। ऐसा होता है कि आपको बताया कुछ और गया और साइन कुछ और करा रहे हैं। तो ऐसे में कानून आप पे एक जिम्मेदारी रखता है कि जब आप एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि यहां तो कुछ और लिखा हुआ है, तो आपके पास राइट है वहां से बैकआउट करने का। आप उसको बोलिए कि आपने हमें कुछ और बताया था, यहां कुछ और लिखा है, देयरफॉर आई विल नॉट साइन। जैसे अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, वहां बोलते हैं कि 10 लाख का क्लेम है आपका, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ेंगे तो कई बार उसमें रूम रेंट पे कैप लिमिट होती है। आपने लिया 6,000 रुपए पर डे वाला रूम रेंट, लेकिन बोलेगा हम तो 700 रुपए का ही लगाएंगे। क्यों? एग्रीमेंट है। कई बार सब लिमिट होती है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सर्जरीज में आपको पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे हार्ट की कोई पर्टिकुलर सर्जरी है या फिर यूरोलॉजी की कोई पर्टिकुलर सर्जरी है, तो उसमें 1.5 लाख का ही उसमें क्लेम कवर्ड है, तो आपको 10 लाख नहीं मिलेगा। कई बार रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज एक होता है कि जैसे अगर उस अस्पताल में आपका इलाज 10 लाख का हुआ, लेकिन उस एरिया में सबसे सस्ते अस्पताल में वही इलाज 3 लाख का था, तो आपको 3 लाख का ही क्लेम मिलेगा। तो जब भी आप ऐसे एग्रीमेंट में ऐसे क्लॉजेस पढ़ रहे हैं, तो आप उस एग्रीमेंट से बैकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने बैकआउट नहीं किया तो कानून इसके लिए जिम्मेदार आपको समझेगा। बिकॉज इन द आइज ऑफ लॉ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रिवेल ओवर ओरल एविडेंसेस। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता था, जो कि अब रिपील हो चुका है, अभी नया कानून आया है, भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023। अभी 4 से 5 दिन पहले ही वो प्रेसिडेंट की असेंट मिली है उस कानून को। उसमें सेक्शन 95 है। 95 को समझने के लिए आपको 94 को भी समझना पड़ेगा। दोनों सेक्शंस को जब आप पढ़ेंगे तो दोनों का इफेक्ट ये है
कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को डॉक्यूमेंट के रूप में उतार लिया जाता है तो उन टर्म्स को प्रूव करने के लिए सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ही एडमिसिबल होता है और कोई भी और ओरल स्टेटमेंट या ओरल एविडेंस एडमिसिबल ही नहीं होता कोर्ट में। और दूसरी बात, अभी मैं आपको आगे क्लिपिंग दिखाऊंगा संदीप माहेश्वरी जी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत क्लियर होना चाहिए जो भी टर्म्स है। तो क्लैरिटी कैसे आएगी? मुंह जबानी नहीं, लिखित में होना चाहिए, तब तो क्लैरिटी आएगी। तो इस पे आप सुनिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का नाम है शक्तिवेल वर्सेस एम वेणुगोपाल पिल्लई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है व्हेनेवर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग एंड द सेम हैज बीन रिड्यूस्ड इन राइटिंग, तो कोई भी ओरल डिस्पोजिशन या फिर कोई भी ओरल कॉन्ट्रैक्ट उस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को ऑल्टर यानी कि चेंज नहीं कर सकता। सेकेंडली, कोई भी ओरल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या डिस्पोजिशन इन सच केसेस एडमिसिबल ही नहीं होंगे कोर्ट में। ये है भारत का कानून। अब आप देखिए संदीप माहेश्वरी जी की ये वाले क्लिपिंग। Every direct selling entity and every direct seller shall ensure that the terms of the offer are clear so as to enable the consumer to know the exact nature of offer being made and the commitment involved in placing any order। मतलब यूजुअली ऐसी कंपनीज में क्या होता है, ये आपके लिए एक तरीके का एक फनल बना देते हैं। यानी कि जब आप इन कंपनीज को ज्वाइन करते हो तो आपको कहा जाता है कि आपको सिर्फ 500 रुपए देना है या 1000 रुपए देना है। फिर वो 1000 रुपए देने के बाद में आपको पता लगता है कि आपको 5000 और देना है। फिर उसके बाद में आपको पता लगता है कि अब अगर अपने बिजनेस को आपको बढ़ाना है, आपको कमीशन चाहिए, तो आपको 5000 नहीं देना है, अब आपको 30000 देना है। एक तरह का एक ट्रैप बना दिया जाता है जहां पर आप अंदर जाकर के फंसते ही चले जाते हो। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है उस बिजनेस में वो उससे बहुत ज्यादा होती है जितनी की शुरू में दिख रही होती है या दिखाई जाती है। संदीप माहेश्वरी जी ने बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया है इस प्रोविजन को। अगर तो संदीप माहेश्वरी जी ये प्रूव कर देते हैं कि विवेक बिंद्रा जी ने बीइंग अ डायरेक्ट सेलर ये इंश्योर नहीं किया कि जो टर्म्स है वो क्लियर है और एक ट्रैप बनाया है फनल सिस्टम से कि कैसे लोगों को फंसा सके और पैसे खींच सके, देन विवेक बिंद्रा इज लायबल। बट इफ विवेक बिंद्रा शोज कि सब कुछ क्लैरिटी से एग्रीमेंट में ऑलरेडी रिटर्न था और कोई भी चीज उसके बाहर नहीं है, देन विवेक बिंद्रा विल नॉट बी लायबल। अब आप देखिए संदीप माहेश्वरी जी की ये वाली क्लिपिंग। A direct selling entity or direct seller shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided। मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने एक MLM कंपनी को ज्वाइन किया और उसके जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस कंपनी को आपको आपका पैसा रिफंड करना ही होगा। इस पार्ट का लीगल एनालिसिस मैंने अपनी इस वीडियो में दिया है, जिसको आप बाद में देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि संदीप माहेश्वरी जी डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए विवेक बिंद्रा जी को कैसे लायबल कर सकते हैं और विवेक बिंद्रा जी उस पोजीशन से डेफिशिएंसी इन सर्विस के क्लॉज से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अब आप देखिए संदीप माहेश्वरी जी की ये वाली क्लिप। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जहां पर 10 लाख लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उसकी साल की टर्नओवर है 100 करोड़। वहां पे अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं। कहीं पर होता है कि आपको आगे 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है, कहीं पर होता है बाइनरी प्लान यानी कि आपको आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है। बट इन सारी कंपनीज को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। संदीप माहेश्वरी जी ने जो यहां एग्जांपल लिया है कि 2 बंदे जोड़ने का, 3 बंदे जोड़ने का, ये एक एग्जांपल है पिरामिड स्कीम का, विच इज एन इलीगल बिजनेस अंडर प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978। लेकिन जो यहां नाम ले रहे हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, बट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ये नहीं है बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आर अ लीगल बिजनेस। कैसे कह रहा हूं मैं ये? संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो में ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए आप। रूल 3 क्लॉज डी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या एंटिटी की डेफिनेशन दी हुई है। ऐसा बिजनेस जो अपने सर्विसेज या फिर गुड्स ऑफर करते हैं बाय डायरेक्ट सेलर्स, बट इट डज नॉट इंक्लूड पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें पिरामिड स्कीम इंक्लूडेड नहीं है। तो एग्जाम्पल है इलीगल बिजनेस का, नाम है लीगल बिजनेस का। सो इन द आइज ऑफ लॉ सच डेफिनेशंस आर रॉन्ग। अब आप देखिए संदीप माहेश्वरी जी की ये वाली क्लिपिंग। नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अडॉप्ट any unfair trade practice in the course of its business or otherwise and shall abide by the requirements specified in any law for the time being in force। बिल्कुल सही प्रोविजन है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई एक स्पेशल प्रोविजन नहीं है फॉर ओनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज प्रोहिबिटेड इन एनी काइंड ऑफ कंपनी, इधर डायरेक्ट या फिर किसी भी तरह की कंपनी हो, कुछ भी सामान बेच रही हो या कोई भी सर्विस बेच रही हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर सकती। और ये है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपको इसकी मिरर इमेज दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूं। सेक्शन 2 क्लॉज 47 में
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को दिखाया हुआ है। जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स इन्होंने दिखाया वो तो एक ही लाइन है, लेकिन यहाँ पे 2.5 पेज का एक प्रोविजन है जिसको मैं अगर इंटरप्रेट करने बैठूं तो 10 मिनट की एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। सेकेंडली, अगर मैं सिक्योरिटीज की भी बात करूं तो अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट के अंदर भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द सिक्योरिटीज इज नॉट अलाउड, और ये दिया हुआ है सेक्शन 15HA ऑफ सेबी एक्ट। अब आप देखिए संदीप माहेश्वरी जी की ये वाली क्लिपिंग। Every direct selling entity shall ensure that the advertisements for marketing of goods or services are consistent with the actual characteristics, access and usage conditions of such goods and services. इसका मतलब यह है कि वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या जो उसका नेटवर्क है डायरेक्ट सेलर्स का, उसमें से कोई भी ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं कहीं पर भी जहां पर के उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को या उस कंपनी का जो भी प्लान है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है कि वो है कुछ और उसको कुछ और ही दिखाया जा रहा है। अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 28 खोलेंगे। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कोई भी तरह का बिजनेस हो, कोई भी तरह की कंपनी हो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती। इट इज नॉट अ स्पेशल प्रोविजन। बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन दिया है संदीप माहेश्वरी जी ने, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि स्पेशलाइज फॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए ही बनाया गया हो। ये सभी बिजनेसेस पे एप्लीकेबल है। अब आप देखिए संदीप माहेश्वरी जी की ये वाली क्लिपिंग। A direct selling entity and a direct seller shall not induce consumers to make a purchase based upon the representation that they can recover the price by referring prospective customers to the direct sellers for similar purchases. ये इस वीडियो का बेस्ट पॉइंट है, और मैं तो सोच रहा था कि ये पॉइंट संदीप माहेश्वरी जी कब लेकर आएंगे। ये एलिगेशन होना चाहिए था पहली वीडियो से ही विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ, तब उनका एलिगेशन, उनका स्टैंड बहुत स्ट्रांग बनता। जितने भी और पॉइंट्स दिए, मैं अपनी पिछली वीडियोस में हर एक का पॉइंट से ज्यादा मजबूत तो रिबटल दिया है मैंने, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत स्ट्रांग है। तो एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं आज की वीडियो में, इस पॉइंट का लीगल एनालिसिस मैं आज की वीडियो में नहीं दूंगा। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस पॉइंट का लीगल एनालिसिस दूंगा, साथ ही ये बताऊंगा कि कैसे संदीप माहेश्वरी जी इस प्रोविजन में विवेक बिंद्रा जी को लायबल कर सकते हैं। और जो विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना कि मैं एफिलिएट प्रोग्राम चलाता हूं, सारे एविडेंसेस दूंगा उस वीडियो में ये दिखाते हुए कि एफिलिएट प्रोग्राम कहने से नहीं चलता, एफिलिएट प्रोग्राम कुछ नहीं है, कैसे वो इलीगल स्कीम चला रहे हैं, पूरी तरह से इलीगल बिजनेस है, सारे एविडेंसेस दूंगा। और पूरी तरह से जब मैं अगेंस्ट की आर्ग्यूमेंट्स पूरी कर दूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि उस सिचुएशन से विवेक बिंद्रा जी अपने आप को कैसे लीगली डिफेंड कर सकते हैं उस सिचुएशन से। दूसरी बात, सारी आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये बताऊंगा कि क्यों विवेक बिंद्रा जी को इस पॉइंट के बावजूद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आने वाली वीडियो के लिए आपके मन में क्या विचार है, सेकेंडली जो आज का लीगल एनालिसिस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।